किया जाए। तो असर्शन है, देखो भाई, असर्शन कह रहा है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर ऑफन ट्विस्टेड टुगेदर। ऑफन हम लोग ट्विस्टेड रखते हैं जब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो हम लोग एक फ्लेक्सिबल वायर लेते हैं जिससे कि बल्ब को ग्लो कराते हैं, तो बल्ब को ग्लो कराने वाला जो होता है वो इस तरह से होता है, मान लो ऐसे, ध्यान से समझो ये वाला। तो ये ऐसे लेके नहीं जाते, ये जो होता है हमारा, जो एसी हो या डीसी हो, जो भी आप अप्लाई करते हो, ये वायर ऐसे नहीं जाता। ये वायर को कैसे ले जाते हैं हम लोग, भले ही यहाँ पे आप कनेक्ट करो जैसे भी, एसी डीसी जैसे भी, लेकिन ये वायर तो भाई इस तरह से जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला, एक ये वाला, इस तरह से ये इसमें फिलामेंट लगा होता है और ये बल्ब इस तरह से बना होता है। और ये इस तरह से ये वायर तो देखा होगा, फ्लेक्सिबल वायर, येलो रेड, ऐसे ही तो होता है। कोई भी फ्लेक्सिबल, यहाँ से वायर वहाँ ले जाना है, बल्ब ऑन करना है भाई, इमरजेंसी में बल्ब यहाँ लगाना है, क्या करेंगे, स्विच में लगाएंगे और ऐसे वायर जो होता है फ्लेक्सिबल वायर लाएंगे, लटका देंगे बल्ब यहाँ पे। तो ये ट्विस्ट किए हुए होते हैं, एक के दूसरे पे ऐसे ट्विस्टेड होते हैं। ऐसा ही तो होता है, जो वायर्स होते हैं, कोई ब्लू ग्रीन और वाइट है या रेड और वाइट है, इस तरह से रहता है। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा वायर लेकर तुमने क्या किया, इसको एक प्लग में लगा देते हो, इसमें एक प्लग में लगा देते हो भाई, ये इस तरह से प्लग मिलता है, प्लग में लगा दिया, ये दूसरा एंड है ये। बाकी इसका अरेंजमेंट जो भी आपको करना होता है वो हम लोग करते हैं, डिज़ाइन के प्लग मिलते हैं। प्लग को लगाया आपने 220 वोल्ट में और बल्ब वहाँ हो गया ग्लो। अब ये इधर वाला कनेक्ट करो चाहे इधर वाला कनेक्ट करो, ये बल्ब ग्लो होने लगता है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये ट्विस्टेड हम लोग रखते हैं, जनरली इस तरह से नहीं रखते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वायर कैरिंग करेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें क्या होता है कि एक में करंट ऐसे जा रहा है, ये समझो, तो इसमें ऐसे आएगा, तो करंट कैरी हो रहा है यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी करंट इसमें ऐसे चल रहा है, ग्रीन वाले में अगर ऐसे चल रहा है तो इस वाले में देखो यहाँ से करंट चल करके यही करंट ऐसे चल करके ऐसे चल करके ऐसे चल करके ये वापस आ रहा है। तो वाइट वाला में ऐसे हो गया, तो यहाँ पे करंट हो रहा है कैरी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सर्किट में हम लोग वायर कैरिंग करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस आर ऑफन ट्विस्टेड टुगेदर। ऑफन हम लोग ट्विस्टेड करिए रहते हैं, ऐसे नहीं रखते। बिल्कुल ये फैक्ट है, इसलिए है तो ये ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, ऐसा करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं वो बात अलग है, लेकिन करते हैं, ये ट्रू है। रीजन, इफ द वायर आर नॉट ट्विस्टेड, अगर ट्विस्टेड ना हो, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर फॉर्म्स करंट लूप and the magnetic field generated by the loop might affect the adjacent circuit or components। तो ये भी बात बोलना बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि अगर वो ट्विस्टेड नहीं हो, अगर इस तरह से ट्विस्टेड करके ना रखें तो ऐसा रखें। इफ़ इट इज़ नॉट ट्विस्टेड इट विल मेक ए लूप, लूप बन जाएगा भाई, क्योंकि ये करंट ऐसे जा रहा है और इधर से करके और करंट ऐसे आ गया, तो एक लूप ही तो बन गया ये, एक लूप ही तो बन गया ये। ऐसे आया, बल्ब के थ्रू होता हुआ आ गया ऐसे, तो एक लूप बना देगा। अब लूप बनेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है भाई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ मान लो कुछ और हो, कैपेसिटर हो या कुछ सर्किट के दूसरे कंपोनेंट में ये मैग्नेटिक फील्ड अननेसेसरी आ गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब करंट कैरिंग लूप एक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर देगा, और मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा तो उससे सर्किट के अदर कंपोनेंट्स इफेक्टेड हो सकते हैं। वही तो कह रहा है ये कि इफ़ द वायर्स आर नॉट ट्विस्टेड टुगेदर, अगर ट्विस्टेड नहीं होंगे, ऐसे होंगे, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, ये वायर और ये वायर का कॉम्बिनेशन जो है विल फॉर्म ए करंट लूप, बिल्कुल ठीक बात है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द लूप, मैग्नेटिक फील्ड जो लूप जनरेट करेगा माइट अफेक्ट एडजेसेंट सर्किट और कंपोनेंट्स, एडजेसेंट सर्किट या कंपोनेंट को इफेक्ट कर सकता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर दिया। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं।
इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मीन्स ये भी ट्रू और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्टिंग कर देते हैं। ट्विस्टिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ ये ज़रा समझो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे, तो इस वाले केस में भी और इस वाले में भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वाला फील्ड जितना प्रोड्यूस करेगा, ये डॉट में प्रोड्यूस करेगा, एक क्रॉस में प्रोड्यूस करेगा तो एक डॉट में प्रोड्यूस करेगा, कैंसिल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं होगा, लेकिन लूप का होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे लूप बना ही नहीं। इस वाले ट्विस्टेड में तो लूप बना ही नहीं, ये ऐसे 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 करके जा रहा है, ये ऐसे ऐसे करके, तो लूप नहीं बना, ये ट्विस्टेड है। एक का करंट में राइटवर्ड है ग्रीन वाले में, तो इसका डॉट में अगर फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो वाइट वाले से क्रॉस में प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल रहेगा। तो इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का तो कैंसिल किया रहेगा, सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बट ये लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, जो नेबरिंग कंपोनेंट्स को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें कोई लूप बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला और ये वाला ऐसे नहीं कि ये लूप बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, सब इंसुलेटेड है, इसलिए लूप बना ही नहीं। ट्विस्टिंग कर देने से लूप नहीं बनता। तो वायर दिखा रहे हैं ऐसे, करंट थोड़ी ना कि यहाँ का करंट जा करके और इसमें आ गया, इसमें नहीं आ रहा। ये ट्विस्टेड बना देने से यही तो है कि हमारा कोई लूप नहीं फॉर्म हो पाया, और लूप फॉर्म नहीं हो पाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा नहीं प्रोड्यूस होगा एडिशनल, और वो कंपोनेंट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। तो बात समझ में आ गई। इसलिए ट्विस्टेड करके करते हैं, ट्विस्टेड बनाते हैं। जब भी दो वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले रहे हों, चल रहे हों, तो लूप फॉर्म ना होने दें, इसलिए ट्विस्टिंग कर देते हैं। लूप फॉर्म होने से एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो इसका एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल ठीक था, इसलिए इसका हम लोग चाहें तो आंसर भी देख सकते हैं। इफ़ द वायर आर ट्विस्टेड टुगेदर, ट्विस्टेड रहने से दे कैन बी मॉडल्ड एज सिंगल वायर। अगर ये ट्विस्टेड है तो एक सिंगल वायर की तरह समझ सकते हैं, कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसी सिंगल वायर में करंट इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, समझो इस तरह से को माइंड ले सकते हैं। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड इन दिस मॉडल नो मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन द वायर विच डज नॉट अफेक्ट द एडजेसेंट सर्किट। एडजेसेंट सर्किट को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा इसलिए। ठीक है भाई, तो ये हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो एक और क्वेश्चन आ गया है सर्सन रीजन का। चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई कर लिया जाए। जल्दी देखो भाई, करो। देखो भाई इसके बारे में क्या सोच रहे हो तुम, चिराग, रिया, रोशन। देखो भाई, चलो देखो मैं दिखाता हूँ। When two long parallel wires, दो long parallel carrying current in the same direction, hanging freely, अच्छा, are connected in parallel to a battery, they come closer to each other। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जब दो long parallel wire carrying current in the same direction, जब दो long parallel wire carrying current in the same direction, hanging freely, चाहे ऐसे सस्पेंड कर दिए या ऐसे हैंग कर दो, ऐसे एक थ्रेड लेके इसको हैंग कर दिया, एक थ्रेड लेके इसको हैंग कर दिया, मान लो ऐसे हैंग कर दिया दोनों को, और ये दोनों पैरेलल वायर में सेम करंट चल रहे हों। अगर सेम करंट, सेम डायरेक्शन में करंट चल रहे हो, करंट इन द सेम डायरेक्शन, हैंगिंग फ्रीली, आर कनेक्टेड पैरेलल टू ए बैटरी। अच्छा, ये पैरेलल टू ए बैटरी कनेक्ट कर दिया, मतलब एक बैटरी लेंगे, इसी के पैरेलल में ये भी कनेक्ट और ये भी कनेक्ट, तो पैरेलल में कनेक्ट हो गए दोनों जो वायर्स हैं। टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन हैंगिंग फ्रीली आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी। ये कनेक्टेड हो गए हैं पैरेलल में, तो आपस में ये पैरेलल में है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए ये वायर, इस तरह से। दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो बिल्कुल भाई इसको थ्रेड को, ये थ्रेड से ऐसे सस्पेंड कर रखा है इसको, तो इन दोनों में जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा, तो तुम्हें पता है जब भी सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे को, और अट्रैक्टिव फोर्स होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1I2 डिवाइडेड बाई 2πd। ये होता था अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। इसके फील्ड में हम लोग इसको समझते हैं,
और फील्ड इसका कैलकुलेट किया और इसमें देखा था हम लोगों ने रेगुलर क्लास में बड़े आराम से देखा था कि इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ याद होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ रिवीजन क्लास में भी देखा होगा भाई, ये होता है। और ये अट्रैक्टिव तब होता है व्हेन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हमारा सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तब अट्रैक्टिव होगा। तभी इसी के बेसिस पे बोला था कि किसी स्प्रिंग में अगर हम लोग करंट पास करा दें तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कंप्रेस्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट पास होते हैं और इससे क्या होता है अट्रैक्शन, उससे हमारे लिंक थोड़े क्लोज आ जाएंगे, लूप्स जो हैं वो क्लोज आ जाएंगे, स्प्रिंग का ओवरऑल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, ये सबको पता है, अट्रैक्ट करेगा सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन पता है। तो अभी सेम डायरेक्शन में चल रहा है भाई करंट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, ऐसे सस्पेंडेड है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। तो ये तो बात ठीक है भाई। रीजन, वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, रिपेल्स। वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, तो ये भी ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं भाई। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या ये रिपेल करते हैं इसलिए ये अट्रैक्ट कर लेता है? तो ये कहना गलत होगा भैया। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो इसके चलते अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरह से, एक ने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस किया कि दूसरे में अगर हम लोग फोर्स देखते हैं तो वो रिपल्सरी आता है अपना। यूजिंग फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग वायर आई इंटू डी एल क्रॉस बी या आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, इससे हम लोग निकालते थे कि भैया कब अट्रैक्ट होगा कब रिपेल। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होता है तो इसने ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करना है, इसने जो फील्ड प्रोड्यूस करा है वो इसको रिपेल करेगा और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये रिपल्सन से ये हो रहा है अट्रैक्शन, ऐसा तो नहीं है कि ये रिपल्सन हो रहा है इसलिए ये अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं भाई। इसका जो फील्ड प्रोड्यूस्ड है उसके फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। इसको इससे मतलब नहीं है कि उधर वाला रिपेल कर रहा है कि क्या कर रहा है, इसका अपना फिनोमेना है भाई। अब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो भाई ये इन दोनों का अपना प्रॉपर्टी है। ऐसा थोड़ी है कि ये दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है इसलिए ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी समझेंगे। ये इनका रिपल्सन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होता है, बिल्कुल फैक्ट है। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ये अट्रैक्शन है इसलिए वो रिपल्सन है, वो रिपल्सन है इसलिए अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है। फील्ड ऐसा बना, एक का फील्ड प्रोड्यूस दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन बन रहा है इस तरह से कि यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ रिपल्सन हो रहा है, इसलिए ये इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। एक्सप्लेन तो किसी और फैक्ट से हो रहा है। ये तो दो अलग अलग फैक्ट हैं, लेकिन इसके चलते ये हो रहा है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो बी ऑप्शन होना चाहिए इसका बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी इसका आंसर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल बी है। द वायर्स पैरेलल टू ईच अदर बट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, इफ द करंट इन द वायर इन अपोजिट डायरेक्शन तो रिपेल करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों में सेम डायरेक्शन था इसलिए अट्रैक्शन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Magnetic field lines can be entirely confined within the core of a toroid, but not within a straight solenoid. Not within a straight solenoid. तो समझो कि ये ठीक है बोलना या नहीं। Magnetic field can be entirely confined within the core of a toroid. ये है मान लो core of a toroid. core में अंदर का मटेरियल, तो टोरॉइड का ये कोर है, तो ये टोरॉइड के अंदर, कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी के अंदर कन्फाइंड रह जाएगा। बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, कोई मजबूरी नहीं है बाहर जाने की, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इसी में रह जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, और जाता भी नहीं है भाई। अगर हमारा ये कोर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया, तो ये कोर के थ्रू, मटेरियल के थ्रू ये अपना चलता रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड
lines can be entirely confined within the core of the toroid but not within the straight solenoid. Straight solenoid में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कन्फाइन करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंदर तो रहता है लेकिन लास्ट में निकल जाता है, अंदर अंदर रहता है लास्ट में निकल जाता है, अंदर अंदर रहता है लास्ट में निकल जाता है। तो इसलिए पूरा कन्फाइन इसको नहीं कर सकते कि भैया तुम कोर के अंदर ही रहना। कोर मतलब मटेरियल, जो अंदर का मटेरियल है, जो आयरन हो या कोई भी चीज़ हो। तो अगर एयर कोर है तब भी ये इसके अंदर अंदर रहना चाहता है। अगर इसको और स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना होता है तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल आयरन रख देते हैं, तो आयरन का कोर होगा तो आयरन के अंदर ही फिर रह जाएगा। लेकिन इसमें आयरन भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये फील्ड को ऐसे अंदर रखेगा, इधर नहीं जाने देगा, लेकिन लास्ट में तो निकलना शुरू कर ही देता है। ये लास्ट में तो निकलेगा भाई, लास्ट में आप नहीं रोक पाएंगे। वेल इनसाइड वाले पॉइंट पे देखेंगे तो अंदर रहेगा। ठीक है भाई, तो ये बात बोलना कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड बट नॉट विद इन ए स्ट्रेट सोलेनॉइड, तो बिल्कुल ये बोलना तो ठीक है, ये कहना ठीक है। रीजन देखो लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, तो ठीक है, यूनिफॉर्म होता है अंदर में। तो ये यूनिफॉर्म होने से इसका ये कन्फाइंड नहीं हुआ या कन्फाइंड इसमें हो गया। जो अगर इनसाइड बोले, एंड पे नहीं, एंड पे तो भाई नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, एंड ऑफ द सोलेनॉइड पे नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन विद इन इनसाइड, वेल इनसाइड द सोलेनॉइड हमारा यूनिफॉर्म फील्ड होता है, यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड बोले मीन्स वेल इनसाइड। वेल इनसाइड का मतलब है एंड, एंड पे नहीं, बिल्कुल अच्छे से अंदर। तो वेल इनसाइड में भाई होता है यूनिफॉर्म, ये बात ठीक है, लेकिन इसके चलते ये हो रहा है ऐसा नहीं है, ये उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो ये इंडिपेंडेंटली हम लोग ट्रू कह सकते हैं कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एट द एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इनसाइड है तो ये ट्रू है, यूनिफॉर्म होता है, लेकिन इससे ये एक्सप्लेन्ड नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो भाई इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। समझ गए भाई? स्ट्रेट सोलेनॉइड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन नहीं कर सकते कि तुम अंदर ही रहो, बाहर ना निकलो। इसमें कर सकते हैं, इसमें अंदर ही रहो भाई, बाहर निकलने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल इसमें नहीं कर सकते। और इसमें इनसाइड द स्ट्रेट सोलेनॉइड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को कुछ ना बोला जाए तो स्ट्रेट सोलेनॉइड में ही समझते हैं, यूनिफॉर्म होता है, वैल्यू तुम्हें पता ही है, म्यू नॉट एन होता है, एंड पे म्यू नॉट एन बाई 2 हो जाता है, क्योंकि यह नॉन यूनिफॉर्मिटी आने लगता है एंड पे। ठीक है, तो ऑप्शन होना चाहिए इसमें बी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई बिल्कुल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फील्ड लाइंस कैन बी इंटायरली कन्फाइंड इन द कोर ऑफ द टोरॉइड बिकॉज टोरॉइड हैज नो एंड। टोरॉइड का कोई एंड नहीं होता भाई, कोई स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट नहीं होता है, जबकि सोलेनॉइड में स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दिखता है। टोरॉइड में तो कोई आपका निकलने वाला जैसा दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टोरॉइड में देखो, टोरॉइड में कभी भी ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से एंटर कर रहा है, सब आइडेंटिकल ही है, ऐसे ही फील्ड है, पूरे में फील्ड है ऐसे ही, कहीं स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग समझ ही नहीं सकते। लेकिन इसमें भी ये बोल सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर एंटर कर रहा है, और ये अंदर भी ऐसे है, बट यहाँ पे एंड है कम से कम ना, एंड है, एंड ऑफ द है। यहाँ पे टोरॉइड का कोई एंड नहीं होता। इसलिए आपको पता ही है टोरॉइड के अंदर तो हम लोग रख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन करके, लेकिन सोलेनॉइड में नहीं। चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, इसको ट्राई किया जाए। जो पहले जेईई मेन में आता है वो बाद में बोर्ड में आने लगता है, जो 10 साल पहले एडवांस में आता है वो जेईई मेन में आने लगता है, जो 10-15 साल पहले जेईई मेन में आया होता है वो अब बोर्ड में आने लगता है। तो इसलिए ऐसा होता रहता है, चलता रहता है, आपको रेडी रहना चाहिए। ए हुप एंड ए सॉलिड सिलेंडर। ये हुप का मतलब क्या होता है भाई? रिंग। हुप का मतलब है रिंग। हुप ऐसा रहता है, रिंग टाइप का हुप है, रिंग ही समझेंगे इसको, हुप को हम लोग रिंग समझते हैं। एंड ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर भाई, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर ऐसे समझ ले।
सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस। तो सेम मास एंड सेम रेडियस, मास भी सेम रेडियस, आर मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि समझो कि आयरन से बना हुआ है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर और एक हुप मतलब रिंग, विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। अच्छा भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका रिस्पेक्टिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलॉन्ग द एक्सिस मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे to their respective axis, but the magnetic moment of the hoop is twice that of the solid cylinder। इसका जो magnetic moment m0 है तो इसका magnetic moment है twice of m0। ये कह रहा है magnetic moment of hoop is twice the magnetic moment of cylinder। तो इसको बोल देता हूँ magnetic moment of cylinder, इसको मैं बोल देता हूँ magnetic moment of hoop 2 times magnetic moment of cylinder, ऐसा लिख देता हूँ। चलो ठीक है। They are placed in uniform magnetic fields in such a manner that their magnetic moments make a small angle with field। मैग्नेटिक फील्ड में इनको ऐसे रखा कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्मॉल एंगल बना रहा है फील्ड के साथ। ठीक है भाई, बनाओ, उसमें क्या परेशानी है। ये है, मान लो ऐसे, ठीक है। Their magnetic moment make a small angle with the field, ठीक है। If the oscillation period of hoop and cylinder are TH and TC respectively, then अच्छा, तो सोचो भाई कि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे स्मॉल एंगल बनाया है। इफ़ द ऑसिलेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ हुप, तो ये ऑसिलेट करेगा, करता है भाई। जब मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड एक ही डायरेक्शन में हों तो कोई टॉर्क नहीं लगता है, तो कोई ऑसिलेशन नहीं होता। लेकिन जब ये इधर हो गया तो ये अलाइन करना चाहेगा इसको इस डायरेक्शन में, ड्यू टू इनर्शिया मोशन ये थोड़ा इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे तो ठीक है भाई, इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऐसे 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 करेगा और फाइनली ये सेट करेगा इसमें। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें अगर हम लोग, तो याद होगा कि हमारा अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल वो जब वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, तो 2π√I/PE होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वाइब्रेशन करता है, ऑसिलेशन करता है। और इधर होता है 2πI/mB। याद होगा, ये सब तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में या चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। जब भी कोई मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग इसको, या मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो, या फिर हमारा ये हुप यानी रिंग या सिलेंडर कुछ भी हो, तो भैया ये इसका जो ऑसिलेशन होगा, ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये होता है। ठीक है भैया, टाइम पीरियड निकाला जाए तो टाइम पीरियड का ही रिलेशन बताने हैं। तो टाइम पीरियड सिलेंडर की बात करें तो सिलिंड्रिकल जो था उसके टाइम पीरियड की बात करें तो वही होगा भाई टाइम पीरियड, तो 2π और √I/mB। तो 2π और I का वैल्यू सिलेंडर के लिए क्या बोलेंगे भाई, I का वैल्यू सिलेंडर के लिए I का वैल्यू क्या होता है। तो सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर है भाई, कैसा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने ही एक्सिस के अबाउट mr²/2। याद होगा, हॉलो सिलेंडर तो mr², सॉलिड सिलेंडर रोटेशन में पड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mr²/2। और चलो भाई ठीक है, mr²/2 अपने एक्सिस के अबाउट, mr²/2। लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, समझो कि ये है, मान लो ये रिंग है, ये जब रोटेट करेगा इस तरह से, रोटेट पूरा नहीं, वाइब्रेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, तो ये इसके डायमीटर के अबाउट करेगा, डायमीटर के अबाउट। नहीं समझे? फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि ये हमारा रिंग है या सिलेंडर है, ये अगर थ्रेड से सस्पेंड कर दें और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहीं और डायरेक्शन में है ऐसे, तो ये ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वाइब्रेट करेगा। अभी ये थीटा एंगल पे है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये इसका जो रिंग है वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा।
तो ऐसे से करेगा तो ये एक्सिस हुआ ना इसका रोटेट करने का डायमेट्रिकली। अगर मान लो ये सिलेंडर होता तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, ये ऐसे है, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करता, तो इसका डायमेट्रिकली समझते। तो डायमेट्रिकली समझने से क्या होता है, हाफ डायमेट्रिकली निकालना होता है। तो हाफ अगर आपने रोटेशन पढ़ा है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट होता है उसका हाफ हो जाता है डायमीटर के अबाउट। याद होगा ID प्लस ID परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, 2ID हो जाता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो mr²/2 हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो ID हमारा उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों में वही होना है, इसलिए उसको छोड़ भी सकते हो। नहीं समझे? देखो पहले बात करें हम लोग, अगर किसी एक की, किसकी बात कर रहे थे, सिलेंडर की बात कर रहे थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 होता है। डायमीटर के अबाउट निकालोगे तो अपॉन 2 करोगे, या इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि डिस्क वाले में भी वैसा ही है, एक्सिस आएगा, उसमें भी हाफ करेंगे, तो इसको छोड़ दें, ऐसे ही लिखें। स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर का अपने ही एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, बिल्कुल होता है भाई mr²/2। तो I/mb, m का वैल्यू सिलेंडर का यही है mc, और b मैग्नेटिक फील्ड, तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं किया गया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, इसलिए ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम लोग हुप का देख लें। टाइम पीरियड ऑफ हुप अगर देखें तो इसका भी 2π√I कितना होगा भाई, तो हुप का होता है mr²। हुप मतलब रिंग का अपने स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट mr² होता है, डायमीटर के बाद mr²/2 हो जाता है। कोई बात नहीं, उधर भी नहीं लिया है डायमीटर का, स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट लिया है, इधर भी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो mr²/mb। तो m कितना मैग्नेटिक मोमेंट इसका बोला गया था कि हुप का डबल है मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिलेंडर, ये दिया हुआ था हुप का मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। तो इसका तो आ गया ये। अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में mr², उधर mr²/2 है, लेकिन उधर mcb है, इधर 2mcb है, तो mr²/2 यहाँ भी हो गया, mr²/2 समझो वहाँ भी हो गया, इसलिए वैल्यू क्या है, TH = T सिलेंडर वाला भी है, दोनों सेम ही वैल्यू है। तो दोनों सेम वैल्यू, टाइम पीरियड ऑफ हुप और टाइम पीरियड ऑफ सिलेंडर दोनों सेम ही टाइम पीरियड के होंगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई, दोनों सेम टाइम पीरियड के हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, इस तरह से ये वाइब्रेशन वाला था। इसका आंसर चलो देख लो, आंसर देख लो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल, किसी ऑसिलेटिंग डाइपोल का टाइम पीरियड 2π√I/mb, m मैग्नेटिक मोमेंट μb। टाइम पीरियड ऑफ हुप निकाला, 2π हुप का लिखा, अपॉन इसका 2 टाइम मैग्नेटिक मोमेंट था, इधर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट, सिलेंडर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है, तो इसका 2μ लिखा गया, बिल्कुल ठीक बात, mr²। इस तरह से देखा दोनों सेम ही हैं, बिल्कुल तो सेम है, सेम वाले पे टिक लगा देंगे। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्कूल वाले में भी आ सकता है ये। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, चैप्टर 5 का है बार मैग्नेट, हैज पॉइंट ए along the axis at distance 24 सेंटीमीटर एंड B 48 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, A और B है हमारा 24 और 48 सेंटीमीटर, एस वन फिगर। ये एक हमारा बार मैग्नेट है। तो ठीक है भैया, बार मैग्नेट के एक्सिस पर के ये पॉइंट है A एंड B। तो याद होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन जो होता था वो क्या होता था, तो अगर लार्ज डिस्टेंस पे देखें तो 2m/r³ μ0/4π और 2m/r³ होता था। एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे होता था, 2 के बदले में खाली m रहता था, तो m/r³ हो जाता था। तो खैर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 24 है, उससे ये डबल m, मीन्स ये इधर r है तो इधर ये 2r है। अच्छा, ऑन द अपोजिट साइड एज सोन, the ratio of magnetic field at these points will be, ratio of magnetic field means B at A and B at B, magnetic field at B। तो A पॉइंट पे क्या होगा, तो A पॉइंट पे होगा μ0/4π और 2m/r³, 24 का क्यूब, और इधर हो जाएगा μ0/4π
और इधर हो जाएगा 2m/2r का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बाकी सब हो जाएंगे कैंसल, लेकिन यहाँ आ जाएगा 2r/r का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब मीन्स 8, तो BA/BB ये आ गया 8 वैल्यू। तो रेशियो हमारा इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो भी एक्सियल लाइन पे होता है, देखो भाई अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में था तो इसका फील्ड हमारा ऐसे चलेगा, इसका फील्ड ऐसे ही तो चलेगा, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, डायरेक्शन सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा देखे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ है, इसलिए अगर डबल सेपरेशन तो 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। सेपरेशन अगर हमने डबल कर दिया तो 8 टाइम्स हमारा रिड्यूस है, क्योंकि यहाँ R के बदले में 2R यूज हो जाएगा, और 2R जब यूज होगा तो 1/8 कर देगा। इसलिए वहाँ का फील्ड और यहाँ के फील्ड में 8 टाइम्स का डिफरेंस है। ये पास में है, 8 टाइम्स इससे ज़्यादा फील्ड होगा। तो 8 वाले पे ऑप्शन टिक कर देंगे। बोलो भाई, ठीक है अर्नव? ठीक है भाई, बोला करो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अभी अच्छा, इसमें आंसर में दिया हुआ भाई लेंथ 2a मैग्नेटिक, जब हमारा लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट कम होता है तो ये हमारा काम करता है। B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ से आ गया हमें 8 का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 magnets are suspended by a given wire, 1 by 1. In order to deflect the first magnet through 45 degree, the wire has to be twisted through 540 degree, whereas in the second magnet, the wire requires a twist of 360 degree for the same deflection. Then the ratio of magnetic moment of the two magnet is, ratio of magnetic moment of the two magnet is, बोलो भाई। पहले क्वेश्चन को समझा जाए। थोड़ा सा ये हो सकता है भी दिमाग कम काम करेगा, क्योंकि आपने ट्विस्टिंग पे काम कम किया है। ट्विस्टिंग ए वायर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सस्पेंशन वायर में ट्विस्टिंग होता था, वैसे ही समझो ये है। कोई भी वायर होता है, वायर है समझो रॉड की तरह है, रॉड की तरह मान लो, ये स्टील का रॉड मत समझ लो, ये समझ लो कि कुछ इरेज़र वाला मटेरियल है, इरेज़र जो पेंसिल से लिख के मिटा देते हैं, वैसा मटेरियल हो। इसमें मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, मैग्नेट सस्पेंड कर दिया। भैया जब मैग्नेट सस्पेंड करोगे किसी भी सस्पेंशन वायर से, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन में ये अलाइन करना चाहेगा। BH इधर होना चाहेगा, उधर अलाइन करना चाहेगा, मतलब अर्थ के फील्ड को, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल ऑफ डिप तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए एक समझेंगे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, इसको ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। इस डायरेक्शन में मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन तो करना चाहेगा मैग्नेट। मैग्नेट सस्पेंड कर देंगे तो किसी डायरेक्शन में तो अलाइन होना चाहेगा, सस्पेंडेड है, किसी डायरेक्शन में तो अलाइन है, बिल्कुल है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा भाई जिस डायरेक्शन में, यानी अर्थ के फील्ड जिस डायरेक्शन में अलाइंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमें मैग्नेट आर सस्पेंडेड बाई ए गिवन वायर 1 by 1, पहले एक को हमने सस्पेंड किया। अब इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट द फर्स्ट मैग्नेट थ्रू 45 डिग्री, अब ये ऐसे सस्पेंडेड है तो ऑब्वियसली अर्थ के फील्ड के लॉन्ग अलाइन है। अब इसको कह रहा है कि इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें इस वायर को ट्विस्ट करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे वायर को, ऐसे घुमाएंगे तो तुरंत ये घूम जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो चाहेगा इधर ही रहना। फिर भी आप इसमें ट्विस्टिंग लाओगे तो धीरे धीरे ये आपने 100 डिग्री का ट्विस्ट किया तो इधर 1 डिग्री का ट्विस्ट हुआ, और ट्विस्ट किया आपने तो ये और ऐसे हुआ। अब इसको ओरिजिनल से 45 डायरेक्शन में 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट ट्विस्ट कराने के लिए इसको वायर को ट्विस्ट करना पड़ा थ्रू 540 डिग्री। ये समझ में कम आया। अच्छा देखो, मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ
ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है भाई, ये इसमें लगा हुआ है केबल, मैंने इसको कर दिया सस्पेंड, ऐसे भाई सस्पेंड किया हुआ है ये, और इसमें एक काम कर रहा है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट है तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट अर्थ के फील्ड के अलोंग रहना चाहेगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन में रहना चाहता है, मान लो इस डायरेक्शन में। अब मैं इसको ट्विस्ट करूँ, सस्पेंशन वायर को अगर मैं इसको ट्विस्ट करूँ तो क्या ज़रूरी है कि तुरंत ये भी चेंज हो जाए? हो सकता है, देखो अभी मैं इसका ट्विस्टिंग कर रहा हूँ तो ये इतना ट्विस्ट किया तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, नीचे वाला, ये वाला देखो इतना किया तब जाके ये थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। तो ऐसा है कि इसको अगर हम लोग इसका सस्पेंशन वायर जो है वो इसमें एक टॉर्क लगा हुआ है, क्योंकि एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट है तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहना चाहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब इसका सस्पेंशन वायर में मैं ट्विस्ट करूंगा 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री यहाँ घूम नहीं जाएगा क्योंकि इसका टेंडेंसी है एक ही डायरेक्शन में रहने का। लेकिन मैं इसको और ट्विस्ट करूंगा तो भैया और थोड़ा सा इसमें ट्विस्टिंग आएगा, और ट्विस्ट करूंगा थोड़ा और ट्विस्टिंग आएगा, लेकिन इसका टेंडेंसी इधर जाने का है, इसलिए हमें ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, तब जाके उधर 45 डिग्री का ट्विस्टिंग होगा। क्वेश्चन में देखो मैग्नेट को सस्पेंड किया 1 बाई 1, ठीक है। अभी एक की बात करें, इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट द फर्स्ट मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कराने के लिए तो 45 डिग्री ओरिजिनल से 45 डिग्री डिफ्लेक्ट कराने के लिए वायर हैज़ टू बी ट्विस्टेड, ऊपर हमें ट्विस्टेड करना पड़ रहा है 540 डिग्री से। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मान लो एक सिलेंडर है, या पेंसिल यूज करते थे ना, पेंसिल में बहुत सारे लाइनिंग होते थे, याद होगा, लाइनिंग होता ही है, पेंसिल में तो भाई लाइनिंग होता है। अब मैं पेंसिल का, वो तो वुडन होता है, खैर उसमें ज़्यादा ट्विस्टिंग होगा नहीं, लेकिन अगर पेंसिल का शेप है लेकिन इरेजर का मटेरियल अगर इरेजर का हो लेकिन बना है पेंसिल, वैसा भी आता है, तो पेंसिल है। अब ये इरेजर के मटेरियल वाला है, तो इसको फिक्स करके अगर मैं इसको ट्विस्ट करना चाहूँ, या इसको फिक्स करके इसको ट्विस्ट करना चाहूँ, तो ये क्या होता है कि अभी ट्विस्ट करें, इसको पकड़ के, एक को पकड़ के इसको ऐसे घुमाएं, एक को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, तो ऐसे हो सकता है भाई 1 2 3 4। अब ये ट्विस्ट करके क्या हुआ, ये वाला एंड ऐसे आ गया, ये वाला एंड ऐसे आ गया, ये वाला एंड कहीं और चला गया, ये वाला एंड कहीं और चला गया, यहाँ से ऐसे आ गया। ट्विस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमने इसको ऐसे किया तो ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पीछे चला गया, छुप गया, ये इससे ट्विस्टिंग होता है। तो हमने इसमें बार मैग्नेट सस्पेंड किया हुआ, तो इसको जब ट्विस्ट करेंगे तो अब ध्यान देना, इसी में समझने के एम्स का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इधर उधर भी करता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ट्विस्टिंग ए वायर, तो हमने क्या किया, 540 डिग्री से इसको शिफ्ट किया। अगर ये वायर का नीचे मैग्नेट लगा हुआ है और ऊपर हमने इसको ट्विस्ट किया, तो कितना किया, 540 डिग्री से कह रहा है कि मैंने ट्विस्ट किया, तब जाके ये 45 डिग्री का ट्विस्टिंग यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया मैग्नेट में, ये 45 डिग्री का। तो बॉटम वाला, इसका मतलब ये वायर का बॉटम जो है वो 45 से हुआ है और ये 540, तो एक्चुअल में ट्विस्टिंग कितना आया, ध्यान से समझना। अगर मैं बॉटम को कर देता फिक्स और ऊपर वाले को 360 घुमा देता, तो बोलते कि ट्विस्टिंग हो गया 360 से, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग इज 360। लेकिन बॉटम वाला भी ट्विस्ट हो गया 45 और ये 360, तो एक्चुअल में ट्विस्ट हुआ है 360 माइनस 45। तो मैं बोलूँगा अभी फर्स्ट केस में थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा साइड में पूछा गया है, तो फर्स्ट केस में एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलें तो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, ऊपर हमने ट्विस्टिंग किया 540 डिग्री का, लेकिन नीचे बेंडिंग हुआ 45 से, तो एक्चुअल में ट्विस्ट ये हुआ कितना भाई, तो ये हो गया 495 डिग्री का ट्विस्ट हुआ फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में एक्चुअल जो ट्विस्टिंग होगा वो क्या होगा, तो एक्चुअल ट्विस्टिंग जो होगा सेकेंड केस में बोला 360 डिग्री, तो इसमें हो गया 360 डिग्री माइनस 45, इसमें भी बेस हमारा मैग्नेट जो था फॉर सेम डिफ्लेक्शन, मतलब वही 45 पे डिफ्लेक्शन के लिए 360, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई, तो 315 डिग्री।
तो फिर 315 डिग्री का ट्विस्ट इसमें हुआ। ठीक है, तो अब एक चीज़ और ध्यान रखें आप, ये ट्विस्टिंग का हो गया, समझ गए, ट्विस्टिंग कराने में इतना लगा। अब नीचे मैग्नेट है, तो देखो किसी भी सस्पेंशन वायर में एक और फैक्ट याद रखना है, नोट का पॉइंट बनाना चाहो तो नोट का पॉइंट बनाओ, कि जो टॉर्क डेवलप होता है ड्यू टू ट्विस्टिंग, जो हम लोग ट्विस्ट करते हैं तो इसका टॉर्क जो डेवलप होता है, तो वो टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क होता है टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब भाई थोड़ा सा सिलेबस से हटके आ गया है तो इसलिए करा रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो टॉर्क होता है टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये सस्पेंशन वायर में या रॉड में जो हम लोगों ने ट्विस्ट किया है, तो इफेक्टिवली इतने एंगल से ट्विस्ट किया, इफेक्टिवली इसमें इतने एंगल से ट्विस्ट किया, तो टॉर्क कितना डेवलप हुआ, तो वो C इंटू थीटा डेवलप होता है। तो इतना टॉर्क डेवलप हुआ, और नीचे मैग्नेट है वो अपना टॉर्क बनाएगा, क्योंकि भैया ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना था, ये मैग्नेटिक मोमेंट को ट्विस्ट करा के ऐसे ले आया। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट में जो टॉर्क बन रहा है वो बन रहा है MB sin 45 डिग्री, क्योंकि M क्रॉस B होता था टॉर्क, भैया M क्रॉस B होता है टॉर्क। कोई भी मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखोगे तो उसमें टॉर्क कितना बनेगा, M क्रॉस B। तो ये जो टॉर्क बनेगा M क्रॉस B, तो MB sin 45। ये जो टॉर्क MB sin 45 इसको वापस लाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, और ये ट्विस्टिंग के चलते वो उधर ट्विस्ट किया हुआ है और ये 45 पे रुका हुआ है। इसका मतलब कि इधर से ट्विस्ट कराने वाला, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी पढ़ा था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो समझो ये डिफ्लेक्ट करा रहे हैं एक तरफ से, ये रिस्टोर वापस कराना चाह रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में बनने का मतलब है एट इक्विलिब्रियम टॉर्क ड्यू टू मैग्नेट, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेट शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू ट्विस्टिंग, जरूर होना चाहिए। तो मैग्नेट का टॉर्क है MB sin 45, MB sin 45 इज इक्वल टू, तो पहले वाला केस में मैग्नेटिक मोमेंट था M1, दूसरे केस में मैग्नेटिक मोमेंट लेने हैं M2, क्योंकि तुम्हें रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने हैं टू मैग्नेट का। तो पहले वाला ये मैग्नेटिक मोमेंट था, M1B sin 45 इज इक्वल टू C इंटू थीटा कितना था, तो 495 का एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ था 495 डिग्री। दूसरे केस में M2B sin 45, क्योंकि वो भी 45 डिग्री से हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में उसको भी 45 से डिफ्लेक्ट कराया था, तो M2B sin 45 डिग्री जो टॉर्क बना है वो है C इंटू 315। बस अब इससे क्या करेंगे भाई, तो M1 अपॉन M2 तुम्हें निकालना है, तो M1 अपॉन M2 का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। M1 अपॉन M2 का वैल्यू, तो रेशियो जब लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 495 डिवाइडेड बाई 315। बस ये काम आपको कर देने हैं, यही रेशियो निकाल देने होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो यही है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे एक बार पहले आंसर देखा जाए। अच्छा देखो भाई, C, if C is torque per unit angular twist, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट को ही टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, याद होगा टॉर्क इक्वल टू मैंने लिखा था C थीटा, तो C क्या हुआ, टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्क डिवाइडेड बाई थीटा, यानी कि टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, उसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट या C। तो टॉर्क इक्वल टू C थीटा इक्वल टू MB sin थीटा, इक्विलिब्रियम के लिए तो यही होगा, C इंटू 5 है एंगल ऑफ ट्विस्ट, इक्वल टू MB sin थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 निकाला, देखो 540 माइनस 495 और यह है ट्विस्ट। तो पहले वाले के लिए लिखा C इंटू 495 M1B sin 45 और दूसरे के लिए C इंटू 315 M2B sin 45, रेशियो ले लिया M1 अपॉन M2, 495 अपॉन 315, यही हम लोग का भी आया था, बिल्कुल यही आया था अपना। और इस तरह से 495 अपॉन 315 वैल्यू आया 11/7, तो हम लोग 11/7 पे कर देंगे टिक, 11/7 पे कर देंगे टिक। इसको हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट, C को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्क वैल्यू पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, यही लिखा हुआ है। इफ C इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, तो इसका नाम हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट होता है।
अगर आया तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे ही सस्पेंशन वायर या फिर हमारा स्पाइरल स्प्रिंग होता है, उसमें भी टॉर्सनल कांस्टेंट काम करता है। किसी को भी अगर मान लो मैग्नेट है तो मैग्नेट इसको वापस लाना चाहता है, वो टॉर्क बना रहा है m क्रॉस b mb साइन 45 डिग्री, लेकिन ये वापस क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि इधर से एक टॉर्क लगा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम में इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इधर मैग्नेट का टॉर्क इज इक्वल टू ट्विस्टिंग वाला टॉर्क। तो इससे हमारा ट्विस्टिंग का टॉर्क होता है कांस्टेंट इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। जिस तरह से स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इनटू कितना इलोंगेशन हुआ, वैसे ही यहाँ पे होता है। उसी का एनालॉजी है, समझो कि यहाँ जो टॉर्क बनता है ट्विस्टिंग के लिए वो भी कांस्टेंट टाइम्स एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पे चेंज इन लेंथ, यहाँ पे चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको बोला टॉर्सनल कांस्टेंट, इसको बोला स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हर इस वायर का अपना अपना टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। तो सेम वायर में सस्पेंड किया है इसलिए दोनों के लिए C सेम रहेगा। सेम वायर में बारी बारी से दो मैग्नेट को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। बोलो भाई, कुछ समझ में आया? बोलो भाई पहलवान, समझ में आया कुछ? तो कभी भी ट्विस्टिंग की बात होगी तो इस तरह से हम लोग इसको एनालाइज कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलें। देखो ये जल्दी से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, देन द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन द पोजीशन, इन दिस पोजीशन। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कहा कि भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक नीडल है, मतलब बार मैग्नेट बोलें या मैग्नेटिक नीडल बोलें, ये इसी डायरेक्शन में है, नॉर्थ है इधर साउथ है, बार मैग्नेट भी समझ सकते हैं। सो मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री से अगर टर्न कराने हो, इसमें टर्न कराने हो इसको 60 डिग्री से, तो उस कंडीशन में इसको 60 डिग्री का टर्न कराने में वर्क डन W लगता है। तो W वर्क डन क्या होता है भाई? W वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और मैग्नेट का होता है माइनस m डॉट बी। याद होगा पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस, जैसे P डॉट E होता था वैसे ही माइनस m डॉट बी। तो माइनस m डॉट बी फाइनली माइनस m डॉट बी इनिशियली। तो भैया फाइनली इसको 60 डिग्री से तुमने रोटेट कराया है, तो माइनस एम बी कॉस 60 और माइनस माइनस प्लस एम बी और कॉस, पहले का कन्फिग्रेशन था इसी डायरेक्शन में, यानी कि कॉस 0 डिग्री। इसलिए ये हो गया माइनस एम बी बाई 2 और प्लस एम बी, यानी कि हो गया एम बी अपॉन 2, क्योंकि एम बी कॉस 0 तो 1 होता है, माइनस एम बी बाई 2, तो एम बी माइनस एम बी बाई 2 ये हो गया, एम बी में से एम बी बाई 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, एम बी बाई 2 मिल गया, बिल्कुल ठीक। तो ये वर्क डन लगा। इट मीन्स वर्क डन कह रहा है कि एम बी बाई 2 हुआ है, वो W है, ठीक है। अब क्या कह रहा है सेकंड सेंटेंस में, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। अब इसी पोजीशन में नीडल को मेंटेन करना चाहते हैं तो कितना टॉर्क लगाना होगा, कितना टॉर्क लगाना होगा? तो भैया टॉर्क जो लगाना होगा वो तो उतना टॉर्क लगाना होगा जितना ये वापस लाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है। सो टॉर्क एक्सटर्नल हमें उतना लगाना पड़ेगा जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क बन रहा है, उसी के इक्वलेंट अपोजिट। सो एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू दिस, और वो कितना होता है भाई? तो एम बी साइन थीटा होता है, तो एम बी साइन थीटा होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो भी होगा इसका बी जो है, और साइन कितने डिग्री पे है भाई? ये 60 डिग्री पे है, तो एम बी और √3/2 इतना टॉर्क लगाने पड़ेंगे तुम्हें एक्सटर्नली। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आंसर दिया है सिर्फ W के टर्म में। इसका मतलब ये है कि उससे ये W जो दिया हुआ है MB/2, तो यहाँ से MB निकाल लेते हैं। MB है 2W, MB है 2W, तो यहाँ पे MB वैल्यू रख दें। 2W इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू W मिल जाएगा। सो टॉर्क एक्सटर्नल रिक्वायर्ड W के टर्म में चाहिए तो √3 इंटू W, तो √3 इंटू W वाले पे टिक।
लगाएंगे। पहला जो क्वेश्चन कहा, पहला सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हमने लिख लिया भाई कि वर्क डन इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कन्फिग्रेशन से, थीटा इज इक्वल टू 0 वाला कन्फिग्रेशन से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री वाले कन्फिग्रेशन में ले जाने में वर्क डब्ल्यू लगा है, तो इसको ऐसे घुमाने में वर्क डन लगा डब्ल्यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम डॉट बी, सबको पता है माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। फाइनल कंडीशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से हमने इसको इवेलुएट किया, एम बी बाई 2 आया और यही दिया हुआ है डब्लू। सो एम बी का वैल्यू हो गया 2W, और वो एम बी का वैल्यू यहाँ यूज़ हो गया और इस तरह से मिल गया। चलो भाई, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये आंसर है उसका, वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेट लाइंग पैरेलल टू द फील्ड, तो इतना एंगल से, तो फॉर्मूला यूज़ कर दिया भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली आ गया एम बी बाई 2 इज द वर्क डन, एम बी का वैल्यू 2W, द वर्क नीडेड टू मेंटेन, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन, तो ये हो गया √3 टाइम्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए, यही मेन का क्वेश्चन है भाई, जल्दी ट्राई करो। A magnetic compass needle oscillates 30 times per minute at a place where dip is 45 degree. डिप का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे डिप्ड हो भाई, इसी को बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल से जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है तो ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल पे डिप्ड है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। याद होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन, जितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से डिप्ड है। अगर ये पॉजिटिव है तो डिपिंग इज पॉजिटिव, नेगेटिव है तो मतलब ऊपर जाने पर जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप इज टेकन पॉजिटिव जब एक्चुअली डिप हो हॉरिजॉन्टल से। डिप का मतलब ये होता है कितना डाउन, नेगेटिव डिप का मतलब है डाउन नहीं अप हो गया। नेगेटिव डिप मतलब डिप नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। तो ये एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये वाला है एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री। ठीक है भाई, 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप। और क्या कह रहा है भाई, तो कंपास निडल ऑसिलेट्स 30 टाइम्स पर मिनट, मैग्नेटिक कंपास निडल 30 ऑसिलेशन पर मिनट ऑसिलेट करता है एट ए प्लेस, मतलब इस प्लेस पे जब हम लोग कंपास निडल को ऑसिलेट कराएं, इस प्लेस पे जब कंपास निडल को ऑसिलेट कराएंगे, जब कंपास निडल को इस प्लेस पे ऑसिलेट कराएंगे तो ये जो ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, तो BH के अलोंग करेगा क्योंकि यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलता है इसलिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, कभी इधर करेगा कभी इधर करेगा, ऐसे करेगा भाई। तो इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 30 रोटेशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इट मीन्स 1 अपॉन टाइम पीरियड समझो दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड होता था 2π√I/MB, ऐसे के लिए यही होता है 2π√I/MB। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो 1/2π और √MB/I, ये मिल जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। तो कंपास निडल ऑसिलेट्स 30 टाइम्स पर मिनट एट ए प्लेस वेयर डिप इज 45 डिग्री एंड 40 टाइम्स पर मिनट व्हेन डिप इज 30 डिग्री। अच्छा, दूसरे प्लेस पे चले गए, वहाँ 30 डिग्री डिप था तो वहाँ ये है 30 डिग्री। इफ B1 and B2 are respectively the total magnetic field due to earth at these points, एक जगह B1 था एक जगह B2 था, then the ratio of B1 and B2, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि B1 है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब कंपास नीडल वाइब्रेट करेगा तो जो इसमें टाइम पीरियड यूज करेंगे, ये टाइम पीरियड में जो यूज करेंगे
टाइम पीरियड में जो यूज़ होता है 2π√i अपॉन एम बी मतलब जिसके पैरेलली ऑसिलेट करेगा, तो ये BH के पैरेलल ऑसिलेट करेगा, BH पे ऑसिलेट करेगा, BH के दोनों डायरेक्शन में। तो BH हम लोग इस एक्सप्रेशन में BH यूज होगा, वो इसके अलॉन्ग नहीं, कंपास नीडल है ना, तो कंपास नीडल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलता है, इसलिए ये BH के दोनों तरफ वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे BH यूज होगा। समझो कि यही फील्ड है, BV ऑसिलेशन नहीं कराएगा, BH हॉरिजॉन्टल प्लेन में करना है इसलिए। ठीक है भाई, तो एक प्लेस पे ये B1 था, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले केस में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फर्स्ट वाले केस में तो वो कितना था भाई, तो वो था 30 रोटेशन पर सेकेंड, तो 30 लिखेंगे, 30 रोटेशन पर मिनट, तो ये होगा 1/2π और √MB/I। तो M और B के वैल्यू लिखेंगे, B1 B का वैल्यू यहाँ पे BH लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, B1 cos 45, B1 cos 45 डिग्री, तो MB डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, कंपास नीडल ऑसिलेट्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब वही कंपास नीडल को दूसरे प्लेस पे ले गए, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 40 पर मिनट का हो गया। चेंज क्या हुआ भाई, तो ओनली चेंज हुआ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ हो जाएगा B2, दूसरे प्लेस पे क्या हो जाएगा B2, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप है 30 डिग्री, इसका मतलब B2 BH जो होगा B2 cos 30 डिग्री, तो B2 cos 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेसेस B1 एंड B2, तो B1/B2 चाहिए हमें। ठीक है भाई, B1/B2 चाहिए, तो B1/B2 के लिए क्या करें, रेशियो ले लें, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो ले लें, तो ये 30/40 इज इक्वल टू हो जाएगा √B1/√B2। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर 9/16, 9/16 स्क्वायर करेंगे तो B1/B2 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा B1/B2, तो B1/B2 हो गया 9/16, और 9/16 का मतलब क्या हो गया, 0.7 लग रहा है इसमें से, तो 0.7, तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्योंकि कंपास नीडल की बात की, तो कंपास नीडल की बात की तो यह हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेगा तो ज़रूर BH हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, BH के अराउंड होगा। समझो BH है अगर ऐसे, तो इसी के अराउंड ऐसे 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 चलेगा, तो ये BH हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, और BH ही हमें यूज़ करने पड़ेंगे। सो BH क्या है, तो B1 cos 45 है फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में B2 cos 30 है। इस तरह से निकाला, बाकी आंसर देखा जाए बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देख रहे हो, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और उस हिसाब से सीधा B1 cos 45 B2 cos 30 और निकाल दिया 0.7। कैसे भाई, तो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, तो यहाँ देख रहे हो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो यूज़ किया जा रहा है, देख रहे हो, क्योंकि कंपास नीडल है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये है। बाकी तो I सेम ही है, मैग्नेट वही है, कंपास नीडल वही है, इसलिए M और I सेम है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करना था, B1 cos 45 B2 cos 45 यूज किए। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको, चलो आगे देखा जाए। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पे दोबारा आप जब रिकॉर्डिंग चला जाता है तब आप उसमें देख सकते हैं। चलो अब देखो, एट ए पॉइंट A ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज 25 डिग्री प्लस, एट ए पॉइंट B on the earth surface the angle of dip is minus 25 degree. We can interpret that A and B are both located in southern hemisphere. A and B are both located in northern hemisphere. या फिर A is located in the southern and B in the northern hemisphere. A is located in northern hemisphere and B is located in the southern hemisphere. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो भाई, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ज़रा ध्यान देना इसमें,
अर्थ का सरफेस पे कोई पॉइंट है, इसी पे कोई पॉइंट है, ठीक है भाई। अब इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप 25 डिग्री है। इस तरह से हम लोग मैग्नेट समझते थे, मैग्नेट का नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ये है, ये देखो ध्यान से, ये होता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा ही होता है, सब जानते हैं ज्योग्राफी वाले, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और इधर वाला है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, ये समझते हैं। अब मैग्नेट की बात करें, जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को लिए लिया जाता है, तो वो ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है भाई, सबको पता ही है, ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है। तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकलते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, कितने एंगल पे डिप हुआ है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये अगर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही दिखाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये है यहाँ एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये है एंगल ऑफ डिप कितना भाई, तो एंगल ऑफ डिप है ये 25 डिग्री। एंगल ऑफ डिप का मतलब है हॉरिजॉन्टल से कितना, डिप्ड अंदर की तरफ नीचे, तो ये हो गया +25। और इधर से देखेंगे तो इधर से तो भैया ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से ये निकल रहा है, ऐसे इस तरह से निकल रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ डिप नहीं हो रहा, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव, यहाँ एंगल ऑफ डिप जो है वो हॉरिजॉन्टल से अंदर नहीं जा रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल से बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, तो यहाँ ये है एंगल ऑफ डिप, यहाँ ऐसे जा रहा है, ये है एंगल ऑफ डिप। लेकिन ऐसे बाहर निकलने लग जाए, यहाँ पे बाहर निकल रहा है, यहाँ पे भी देखोगे भाई ये हॉरिजॉन्टल है और ये बाहर ऐसे निकल रहा है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप है निगेटिव में, ये वाला एंगल ऑफ डिप है निगेटिव में, इसलिए यहाँ -25। तो -25 कहीं पे है, इसका मतलब वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और पॉजिटिव है एंगल ऑफ डिप, इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही अंदर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे डिप होता है, हॉरिजॉन्टल से डिप्ड होता है। तो इधर हमारा एंगल ऑफ डिप विल बी पॉजिटिव और इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप विल बी निगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि बाहर की तरफ निकल रहा है, फील्ड बाहर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है भाई। अर्थ के सेंटर इधर है तो अर्थ से अवे जा रहा है, मतलब बाहर, ये अर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंटर्स द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे एंटर कर रहा है, तो अर्थ सरफेस जब एंटर करेगा तो ज़रूर ये वर्टिकल से, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ रहेगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ जो है वो आउटवर्ड जाता है, गोज आउट ऑफ सरफेस। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे तो भाई टेंजेंशियल रहता है, इसलिए न बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ जा रहा है, इधर बाहर की तरफ जा रहा है, निगेटिव डिप, इधर पॉजिटिव डिप। इसलिए क्या आंसर हो जाना चाहिए, एक पे प्लस है, ए पॉइंट प्लस है, बी पॉइंट पे माइनस, तो ए इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बी इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ऐसा लिखेंगे। ए नॉर्थ में आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और बी साउदर्न हेमिस्फीयर में, बाकी आंसर देख लिया जाए। ए इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बी इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, ये तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो डी ऑप्शन होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बी इज इन साउदर्न, तो भैया इसका डी आंसर होना चाहिए। अच्छा, ए बी सी डी सारे ऑप्शन एक जगह हैं, इसका आंसर डी। एट पॉइंट ए द एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव एंड अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल is in the northern hemisphere, so point A is located in northern hemisphere and B is located in the southern hemisphere। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका क्वेश्चन था ये, और इसका हम लोग ऑप्शन डी टिक कर देंगे। पॉजिटिव एंगल ऑफ डिप, नेगेटिव एंगल ऑफ डिप। पॉजिटिव एंगल ऑफ डिप मतलब हॉरिजॉन्टल से डिप होना पड़ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही अंदर की तरफ जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव एंगल ऑफ डिप है, यहाँ पॉजिटिव एंगल ऑफ डिप है। चलो भाई ठीक हो गया ये।
ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको देखा जाए। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जल्दी से ट्राई मारो। मैग्नेटिक डाइपोल इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हैज, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जीरो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, maximum potential energy when torque is maximum, zero potential energy when the torque is minimum. तो भाई सोच लो क्या होगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है भाई, सबको पता है। टॉर्क होता था m क्रॉस b, यानी कि mb साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस m डॉट b। जिस तरह से माइनस p डॉट e होता था, वैसे ही माइनस m डॉट b, दैट इज माइनस mb कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये है। और अगर इसका हम लोगों ने ग्राफ भी प्लॉट किया था तो टॉर्क का ग्राफ ऐसा होता था भाई, थीटा के साथ। टॉर्क का है mb साइन थीटा, mb साइन थीटा, और इसका था माइनस mb कॉस थीटा। तो माइनस mb कॉस थीटा है तो ऐसे दिखाएंगे भाई, क्योंकि कॉस थीटा होता तो ऐसा दिखाते, माइनस mb कॉस थीटा है तो ये ऐसे दिखाने पड़ेंगे। और 180 से ज़्यादा आगे दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, 180 से ज़्यादा एंगल होता ही नहीं है, इसलिए ये ठीक है भाई। 180 डिग्री तक का ही हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी m और b में एंगल 0 से 180 तक ही हो सकता है। m और b में एंगल जो थीटा है वो हमारा 0 से 180 तक ही हो सकता है। अब देखो यही तो है, ग्राफ में देखो चाहे ऐसे देखो। आप बोलो क्वेश्चन जो कह रहा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी, भैया जीरो पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब ये 90 डिग्री हो, तभी तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्वेश्चन कह रहा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी जब 90 डिग्री। व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम हो। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है भाई? तो टॉर्क मैक्सिमम होता है जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री पे, थीटा 90 डिग्री तो टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम। 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम है, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमारा जब 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, एट 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, पहला ही करेक्ट हो गया कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा भाई जब हमारा टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम है, इसका मतलब 90 डिग्री। टॉर्क मैक्सिमम है तो 90 डिग्री, तुम्हें पता ही है टॉर्क हमारा ये है, तो टॉर्क मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, और उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, बिल्कुल जीरो यहाँ दिखा रहा है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड वाला देखें, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है टॉर्क मैक्सिमम। तो क्या उस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं भैया, मैक्सिमम टॉर्क जब होता है 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो 0 डिग्री पे होता है, माइनस p। याद रहे कि टॉर्क मैक्सिमम कब, टॉर्क मिनिमम कब, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब, ये सब मैंने कराया था कितने कितने थीटा पे। तो मैक्सिमम कब होगा भाई? तो मैक्सिमम टॉर्क होगा mb, और वो भी होगा कब? जब साइन थीटा हमारा 1 हो जाए। साइन थीटा जब 1 हो जाए मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम टॉर्क तो भाई यही होगा, यही है टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क होगा जब ये 90 डिग्री पे होगा। मिनिमम टॉर्क कब होगा भाई? तो मिनिमम टॉर्क होता है कब? तो ये मत बोल देना कि ये वाला नहीं, सिर्फ ये, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। निगेटिव होना मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जब निगेटिव होता है मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, मिनिमम टॉर्क 0 होगा।
इधर टॉर्क 20 न्यूटन मीटर का, इधर भी टॉर्क 20 न्यूटन मीटर का, भैया तो ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, डायरेक्शन ही तो प्लस माइनस मतलब इधर उधर है। जीरो है मिनिमम टॉर्क, जो कि है मिनिमम टॉर्क जीरो होगा, वो जीरो पे होगा। टॉर्क हमारा जीरो तब होता है जब 0 डिग्री हो या 180 हो। तो मिनिमम टॉर्क होगा जीरो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये समझते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होता है भैया? पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है जब 180 डिग्री होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होता है एम बी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद होगा 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है भाई पोटेंशियल एनर्जी का करो माइनस एम बी कॉस थीटा। और ये मिनिमम होता है कब? मिनिमम होता है जब ये माइनस एम बी होता है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, और ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबको मालूम है भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो क्वेश्चन कह रहा था पहले ही तो मैच हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम। भैया टॉर्क मैक्सिमम तो 90 डिग्री पे है, टॉर्क मैक्सिमम 90 पे है, उस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। उस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो 0 पे ही होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं है। टॉर्क मैक्सिमम 90 पे, उस समय पोटेंशियल एनर्जी है 0, नहीं हो सकता। 0 पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टॉर्क इज मिनिमम। टॉर्क मिनिमम कब होता है भाई? टॉर्क तो मिनिमम 0 और 180 पे होता है, और इस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होता, न 0 पे न 180 पे, तो 90 पे होता है 0 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो 90 पे 0 होता है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। जब हमारा टॉर्क मिनिमम होता है, टॉर्क जब हमारा मिनिमम है यानी कि 0 या 180 पे, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 के लिए निगेटिव मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जब 180 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू एम बी और इसका मिनिमम वैल्यू माइनस एम बी समझा जाएगा, क्योंकि ये इसमें माइनस को हम लोग डायरेक्शन में एसोसिएट नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, और जब स्केलर है भैया तो स्केलर में निगेटिव का मतलब और कम और कम और कम। अब किसी का पोटेंशियल एनर्जी -2 है, किसी का पोटेंशियल एनर्जी -3 है, तो हम लोग बोलेंगे इसका ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसका कम पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी का ये है, किसी का ये है, तो किसका ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी? भाई -2 का ज़्यादा है, -3 का कम है। लेकिन कोई बोले कि टॉर्क हमारा -2 है और टॉर्क हमारा -3 है, तो किसका टॉर्क ज़्यादा है? तो भैया टॉर्क 3 वाले का ज़्यादा है। -3 मतलब क्या? डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन निगेटिव मतलब डायरेक्शन, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है निगेटिव मतलब और कम। ये सब ध्यान रखना है भाई, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। तो 0 पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकता व्हेन टॉर्क इज मिनिमम। टॉर्क मिनिमम 0 होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसका मिनिमम वैल्यू 0 है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये। अब फोर्स ही हो, कोई बोले कि 2 न्यूटन का फोर्स है, कोई बोले -5 न्यूटन का फोर्स है, तो कौन लार्ज? -5 न्यूटन वाला लार्ज है फोर्स। 2 न्यूटन मतलब इधर 2 न्यूटन लगाए, -5 मतलब इधर 5 न्यूटन लगाए, तो लार्जर कौन फोर्स है? तो -5 वाला है, लार्जर फोर्स है, क्योंकि माइनस हो गया डायरेक्शन में, काउंट फैक्टर है इसलिए। और किसी ने वर्क डन किया 5 जूल, किसी ने किया -10 जूल, तो -10 जूल वाला कम है, या -2 जूल भी हुआ तो वो भी कम है। 5 जूल यहाँ दिखाओगे, 2 जूल यहाँ दिखाओगे, 0 यहाँ दिखाओगे, -2 यहाँ दिखाओगे, -5 यहाँ दिखाओगे, इस तरह से बोले वो इंक्रीजिंग है ऐसे। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पूछा जाए तो -mb, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पूछा जाए -mb, टॉर्क मिनिमम पूछा जाए 0, क्योंकि टॉर्क वेक्टर है। तो ये तो बात मैंने पहले भी ध्यान रखवाया है तुम्हें, जब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था शायद चैप्टर 1 में।
जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी तभी। बोलो भाई ये क्लियर है? बोलो भाई पहलवानों। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो, व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक टॉर्क, ये है टॉर्क इज मैक्सिमम 90 डिग्री और मैक्सिमम पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क एम होता है, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ए ऑप्शन ही था, ए ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्टेड अपॉन बाई 2 मैग्नेटिक फील्ड। जेईई मेन का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लिया जाए। अभी ट्राई करो भाई। Magnetic dipole is acted upon by 2 magnetic fields which are at each, ठीक है, which are inclined to each other at an angle of 75 degree. One of the field has magnitude 15 millitesla. The dipole attains stable equilibrium at an angle of 30 degree with this field. Then the magnitude of the other field in millitesla is close to this. क्या होगा? देखो, ये जो क्वेश्चन दिखा रहा है तुम्हें कि मैग्नेटिक डाइपोल पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल है 75 डिग्री। मीन्स ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो B1, दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो B2। ये दोनों ही डाइपोल पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड 15 मिली टेस्ला। कोई बात नहीं, कोई एक 15 मिली टेस्ला का है। डाइपोल अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड। अच्छा, जिसका वैल्यू पता है उससे 30 डिग्री पे डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ऐसे है, 30 डिग्री विद दिस फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड क्या होगा? तो B2 का मैग्नीट्यूड हमें निकालने हैं। ये है भाई। इट मीन्स यहाँ पे कंपास नीडल रखते हो, यहाँ पे कंपास नीडल रखते हो तो तुम्हें इस तरह का अलाइनमेंट ये दिखा रहा है। ये ऐसे दिखा रहा है भाई। अब ये तुम सोच लो कि हमारा B2 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, कंपास नीडल तो नेट फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, ना इधर होगा। अकेले होता तो इधर अलाइन हो जाता, अकेले होता तो इधर अलाइन हो जाता। दोनों हैं तो इसका दोनों का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में अलाइंड होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हो कि रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, तभी ऐसा हो रहा है। तो इसको आप तो दो तरह से आप अटेंड कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो मेथड नंबर 1 में बात करूँ कि सिंस डाइपोल कंपास निडल जो है वो इस डायरेक्शन में है, 30 डिग्री पे है, तो इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर नेट वेक्टर जो है, इसका मतलब नेट मैग्नीट्यूड जो कि हमारा नेट वेक्टर है B1 प्लस B2, वो हमारा इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ। और तुम्हें पता है कि दो वेक्टर जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट बनता था उसका एंगल अल्फ़ा, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन थोड़ा भी याद है तो आपको पता है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद वेक्टर ए, देन tan अल्फ़ा होता था, याद होगा, ये बी है तो ये बी है, थीटा है, ये बी साइन थीटा है, ये बी कॉस थीटा है, यानी कि ये होता था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सबको याद होगा अगर वेक्टर वाला थोड़ा भी याद है तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये तो tan 30 डिग्री तुमने दे रखा है कि रिजल्टेंट हमारा इस वेक्टर से 30 डिग्री पे है। तो 30 डिग्री पे है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो बी है B2 साइन 75 डिग्री, टोटल था 75 डिग्री, अपॉन ए मतलब B1 जो कि 15 मिली टेस्ला है, ठीक है भाई, प्लस B2 और कॉस 75 डिग्री। एक तो मेथड ये हुआ और इससे आप B2 का वैल्यू निकालें। एक मेथड ये हुआ क्योंकि हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता है, एक वेक्टर पता है तो दूसरा वेक्टर निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि इस बार मैग्नेट या कंपास निडल पे
ये ऐसे इक्विलिब्रियम में आया है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अपने हिसाब से टॉर्क लगाएगा इस पे, क्या m क्रॉस b साइन 30 डिग्री। ये वाला इस पे, अब सोचो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा भाई, और ये वाला क्या करेगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इसको उधर ले जाना चाहेगा, ये इधर ले जाना चाहेगा। इसलिए B1 का टॉर्क, B1 का इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ टॉर्क B2। B2 वाला इधर ले जाना चाहता है, B1 वाला इधर लाना चाहता है, दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट। तो एट इक्विलिब्रियम जब बना है तो इधर वाले का टॉर्क होगा m मैग्नेटिक मोमेंट B1 साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल पे है इस फील्ड के साथ, लेकिन इसके साथ कितने पे है 45, क्योंकि टोटल था 75 तो 45 डिग्री। तो उधर का हो गया हमारा m B2 साइन 45 डिग्री। m तो भाई सेम मैग्नेट है, इसलिए यहाँ से B1 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू B2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। और इस तरह से हमें B1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो B1/B2 भी कर सकते थे, B2/B1 भी निकाल सकते। चलो भाई B2/B1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, B2/B1 इज इक्वल टू 1/2, और इधर तो 1/√2 हो जाएगा। सो B2 का वैल्यू है अपना B1 इंटू यानी 15 मिली टेस्ला डिवाइडेड बाई √2। ये हो गया वैल्यू 15 मिली टेस्ला डिवाइडेड बाई √2। निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड इन मिली टेस्ला, तो 15/√2। 15/√2 को क्या बोलेंगे, 15/1.414। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू देखो कितना आ जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। MB1 साइन 45 इज इक्वल टू MB2 साइन 45 डिग्री, साइन 30 साइन 45। ठीक है भाई, B1 इंटू 1/2 और ये हो गया B2 1/√2, बिल्कुल ठीक है। B2/B1 बोलें तो ये 1/2, उधर हो गया √2 तो 1/√2, बिल्कुल ठीक है। B2 इज इक्वल टू B1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है भाई। 15/√2, 15/√2, देखते हैं इसका आंसर। ये है, वही तो है 15/√2, 15/√2, 1/2 और √2 हो गया। ये काम किया है क्या, टॉर्क नेट जीरो होना है, टॉर्क T1 इज इक्वल टू T2, और इस हिसाब से MB1 साइन 31, बिल्कुल ठीक है, वही काम किया हुआ है इसने। B1 B2 साइन 30 साइन 45, यानी कि 15/√2, ये √2 से ये √2, 15/√2 10.06, 15/√2 मीन्स 10.06, तो ये वैल्यू हो गया 10.06, इट मीन्स ऑलमोस्ट 11, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ऑलमोस्ट 11। तो ये 11 मिली टेस्ला हो जाएगा। दोनों में से कोई मेथड से आप कर सकते हैं। आप वेक्टर सम, आपको पता है कि रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होता है, रिजल्टेंट जो फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में लाइन होगा, तो मीन्स रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता है, तो ये वेक्टर आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा कराएगा, वो कैलकुलेशन कम कराएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये भी JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लिया जाए। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट करो इसको भाई। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है भाई, ये 25 सेंटीमीटर है लॉन्ग सोलेनॉइड लेंथ दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस एंड 500 टोटल नंबर ऑफ टर्न। टोटल नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू 500, ऐसा समझेंगे। इट कैरीज करंट, अच्छा भाई करंट भी दे दिया हुआ है, कितना 15 एम्पियर, अच्छी बात है भाई, करंट भी दे दिया। इफ इट इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन M, मैग्नेटाइजेशन सिलेबस से तुम्हारा बाहर जा रहा है, CBSE सिलेबस से, लेकिन चलो अभी देखते हैं। मैग्नेटिक, ये मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो M कितना होगा। ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो वही मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालने। इक्विवेलेंट है तो भैया इसके इक्विवेलेंट बोलने का मतलब होता है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होना चाहिए। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये जो है सोलेनॉइड, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, सबको पता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो NIA होता है। तो N नंबर ऑफ टर्न 500, अभी रहने देते हैं, सिंबॉलिक ही लास्ट में रखेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो इसके इक्विवेलेंट दूसरा बार मैग्नेट हो जाए। इट कैरीज करंट, करंट भी दिया हुआ, इक्विवेलेंट टू दिस इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट ऑफ सेम साइज। तो इसके बदले में एक मैग्नेट लेते हैं सेम साइज, मतलब सेम लेंथ लेने पड़ेंगे भाई। तो मैग्नेट लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है भाई। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंसी होगा। इक्विवेलेंसी का मतलब है सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसके बदले में एक मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m0 से मैं लिख रहा हूँ, m0 से, क्योंकि m जो है मैग्नेटाइजेशन भी ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए m0 में लिख रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। इसका NIA हुआ तो इसका कितना होगा भाई, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड बोल रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट कितना, तो पूरे में कितना, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दो। तो वॉल्यूम कितना, एरिया इनटू लेंथ। ये है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट ये है, और ये वाला हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट। अच्छा ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हें। अब ये इक्विवेलेंट टू दिस है, तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, यानी NIA शुड बी दिस। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी, दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट अगर चाहिए तो हम लोग लिखेंगे भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इधर से निकालो, मैग्नेटिक उधर से, एक ही बात है। यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो दिया है इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट था NIA। क्या कैंसिल होगा, A कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें निकालना था, ये वाला मैग्नेटाइजेशन निकालना था, ये मैग्नेटाइजेशन। तो दिस मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू NI डिवाइडेड बाई L। N का वैल्यू 500 दिया है, करंट का वैल्यू दिया है, लेंथ भी दिया है, निकाल लेंगे। फिर से सोलेनॉइड था तो हम लोगों ने NIA निकाला, एरिया का वैल्यू πr² लेंगे, NI एरिया का वैल्यू πr² ले सकते हैं, लेकिन खैर एरिया कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए एरिया तो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेने की ज़रूरत नहीं है। N दिया है, I दिया है, L दिया है, रेडियस देना बेकार हो गया, कोई बात नहीं। देखते हैं इसका आंसर, देखो लेंथ, रेडियस सब दिया हुआ है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वही वाला मैग्नेटिक मोमेंट जो उसका है वही वाला लेना है, तो NIA ले लिया, वॉल्यूम डिवाइड करें NI/L, वही आया NI/L। N 500, I का वैल्यू 15 और एरिया था हमारा, ये लेंथ हमारा 25 सेंटीमीटर रख दिया, NI/l, NI/l, वही करना है, रेडियस का यूज़ नहीं होगा। सेम मैग्नेटिक मोमेंट देखो इक्वेट किया हुआ, सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, तभी तो m का वैल्यू आया NIA डिवाइडेड बाई AL, NIA डिवाइडेड बाई AL, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।